नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। तो दिल्ली का घमासान हर तरह से शुरू हो गया। अब देखिए, एक सवाल जो है वो बड़ा पूछा जा रहा है। अभी हम नीचे गए, ये मुंह पे पुताई, ये होता है ना वाइट वॉश, थोड़ा सा करवाना पड़ता है बढ़ती उम्र के साथ। तो हमारे साथियों ने पूछा, भाई आप बताइए दिल्ली में किसकी सरकार आएगी। अब सोचिए, इतना चमत्कारी सवाल, अगर इसका जवाब मेरे पास होता तो मैं यहां बैठा होता, कुछ बेहतर काम कर रहा होता ना। मजाक कर रहा हूं आपसे, लेकिन सच बात है। सवाल वही है जो मेरे चेहरे पर पुताई करने वालों ने पूछा, और सवाल पूरी दिल्ली में भी यही पूछा जा रहा है कि क्या दिल्ली में किरण बेदी के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? क्या अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में कमबैक वापसी कर पाएंगे? वो वाली घर वापसी वाली वापसी नहीं, अरविंद केजरीवाल वापसी कर पाएंगे? और या किरण बेदी के आने से जो पारंपरिक गढ़ रहा है संघ का, दिल्ली की जो राजनीति रही है, वो नाराजगी देगी बीजेपी में पुराने कार्यकर्ताओं को। घमासान खुलकर हो चुका है। बीजेपी चुनाव तो लड़ रही है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन फिलहाल वो खुद भी बहुत कुछ उनकी लड़ाइयां हो रही हैं। और ये सब कुछ मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूं, ये सब कुछ किसी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। अगर चुनाव के लिए समय इतना कम हो, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी की स्थिति खराब है या आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहतर है, ये सब तो बातें हैं, तो चुनाव का नतीजा ही इसको स्पष्ट करता है। लेकिन एकदम से सार्वजनिक तौर पर कोई सतीश उपाध्याय के समर्थक आ रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं। ये तस्वीरें आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। बीजेपी के ऑफिस में प्रभात झा, जो कि प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के, उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है। ये सब होता है हमेशा। चुनाव में किसी का टिकट कटता है तो उसके जो समर्थक होते हैं वो आकर विरोध करते हैं। लेकिन फिर ये माहौल बीजेपी को वो मौका तो नहीं दे रहा है जो उसको एक मजबूत परिस्थिति में नहीं देना चाहिए। हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि आज पूरे दिन ये सब घमासान क्या रहा भारतीय जनता पार्टी का, क्यों लोगों को नाराजगी रही। बहुत दबी जबान में ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने सहयोगी समर्थक रहे हैं, जो बीजेपी सिंपैथाइजर्स रहे हैं बहुत सालों से, एक चीज कभी मत भूलिएगा कि उन्होंने 15 साल से ज्यादा हो गया है दिल्ली में सत्ता नहीं देखी है बीजेपी की। दिल्ली में सत्ता उन्होंने नहीं देखी है बीजेपी की। क्या वो बाकी नेताओं के ऊपर से आकर बैठ जाने पर, जिसमें खासतौर पर सबसे बड़ा नाम आज की तारीख में किरण बेदी है, क्या वो खुश हैं या वो सच में नाराज हैं कि उन्होंने जिस पार्टी का झंडा 15 साल से ज्यादा उठाया, जब उस पार्टी का बदला वक्त आया, यानी कि दिल्ली में सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हीं को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब शुरू हो गया है मुकाबला। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की उम्मीदवार किरण बेदी और कांग्रेस की कमान संभालने वाले अजय माकन ने बुधवार को पर्चा भरकर दिल्ली के दंगल में पैर रख दिए। मंगलवार को रोड शो की वजह से अटक गए केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से पर्चा भरा। लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। उधर एक हफ्ते पहले बीजेपी में शामिल हुई किरण बेदी ने पार्टी में अपने खिलाफ असंतोष को झटकने की कोशिश की। कृष्णानगर से पर्चा भरते हुए वो डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम लेती रहीं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट अनु रिजल्ट पहले ही दे रहे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऐसे कुंभ मेला है, ऐसे लोगों का कुंभ मेला है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कृष्णानगर की मुझे मिली है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन की तपस्या की मेहनत है। इस लड़ाई में वैसे सबसे मुश्किल मोर्चा अजय माकन का है। कांग्रेस ने उन्हें आखिरी दौर में कमान दी है, वो भी ऐसे वक्त जब कांग्रेस लड़ाई में बाहर मानी जा रही है।
देखिए, दिल्ली में हम लोगों की अपनी मेजॉरिटी आएगी। पिछली बार हमारे को लगभग 25% वोट दिल्ली में मिले थे और 29% वोट लेकर के बीजेपी की लोकसभा में मेजॉरिटी आई है। तो 25% वोट कोई कम नहीं होते हैं। तो हम लोगों को कुछ और आगे बढ़ना है और हमारी अपने आप खुद की दिल्ली में मेजॉरिटी आएगी। केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के नए जोश के साथ मैदान में हैं, वहीं किरण बेदी के लिए भीतरघात का खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने के लिए जी जान से जुटी है, लेकिन फूट यहां भी नजर आ रही है। नई दिल्ली से अदिति राजपूत, शरद शर्मा और कैमरा पर्सन एन रवि के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर बुधवार को भी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चलता रहा। यहां तक कि दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा के साथ भी धक्का मुक्की हुई। इसके पहले कई समर्थकों ने मंगलवार को हंगामा किया। कृष्णानगर में हर्षवर्धन और किरण बेदी की बैठक में भी कार्यकर्ता उदासीन दिखे। हालांकि पार्टी किसी असंतोष से इनकार कर रही है। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि एक भी रिबेल ने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन हकीकत यही है कि इन चुनावों में 15% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने बाहर से आए नेताओं को दे दी। मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी सहित सुल्तानपुर माजरा सीट से प्रभुदयाल साई, शकुर बस्ती से डॉक्टर एससी वत्स, मटिया महल से शकील अंजुम दहलवी, पटेल नगर से कृष्णा तीरथ, जंगपुरा से एमएस धीर, देवली से अरविंद कुमार, अंबेडकर नगर से अशोक चौहान, ओखला से ब्रह्म सिंह विदुड़ी, विकासपुरी से संजय सिंह और पटपटगंज से विनोद कुमार बिन्नी इन लोगों में शामिल हैं। यहां तक कि सतीश उपाध्याय को भी अपने चुनाव न लड़ने की सफाई देनी पड़ रही है। अगर सभी चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगा कौन? पार्टी अध्यक्ष हूं मैं। चुनाव में सब जायज है, नहीं तो कार्यकर्ताओं की बात करने वाली पार्टी भला कमान किसी बाहरी के हाथ में क्यों सौंप देती? बात जमीन की होती है और उम्मीदवार पैराशूट से दाखिल होते हैं। हो सकता है कि दिल्ली के दंगल में इसका फायदा भी मिल जाए, लेकिन घर के दंगल का क्या, जिनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लिहाजा कहना मुनासिब है कि राजनीति में ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, सब मौके के साथ हैं, सब मौके की बात है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रेजिमोन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ आशीष खेतान हैं जो कि स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, जेपी अग्रवाल साहब हैं जो कि पुराने नेता हैं कांग्रेस के दिल्ली से, और डॉक्टर अनिल जैन होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन के इंचार्ज उस कमेटी का हिस्सा हैं दिल्ली के लिए, और मेरे साथ पुराने मित्र पंकज वोरा है मेरे। पंकज, बहुत साल से दिल्ली की पॉलिटिक्स देखते। पंकज, सीधा सीधा सवाल, जैसे मैंने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि हमारे मेकअप साथी जो पूछ रहे थे, सब ये जानना चाहते हैं भाई किरण बेदी के आने का प्रभाव इस वक्त क्या है। दूसरी चीज ये है कि क्या दिल्ली के एक हिस्से के नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के, जो कि मैंने कहा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे 15 साल से ज्यादा इस पार्टी का झंडा उठा के घूम रहे हैं, बगैर पावर में रहे, ये बड़ी बात होती है सियासत में, आप और हम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, क्या वो इस वक्त नाराज महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण बेदी एक बहुत इकॉनिक फिगर है, एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, और उनका जो है कि हमेशा बहुत हाई मीडिया प्रोफाइल इमेज रहा है। हाँ। अब पॉलिटिक्स में बीजेपी की तरफ से आई हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में आई हैं और जिस हालात में आई हैं, मेरे को लगता है कि वो बीजेपी को इतनी मदद नहीं कर पाएंगी जितनी वो चाहती थी कि वो कर पाएंगी। अगर उनको या बीजेपी सोचती थी कि वो कर पाएगी, या बीजेपी कर पाएगी। बेसिकली जो है कि जो चुनाव जो बन रहा था केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, उसको जो है कि इस तरह का चुनाव ना बने, तो बीजेपी ने एज ए स्ट्रेटेजी जो है किरण बेदी को डाला है कि इट बिकम्स अ कंटेस्ट बिटवीन किरण बेदी एंड केजरीवाल। हैविंग सेड दैट, उस पे जो है कि एक और जो प्रॉब्लम आ रहा है कि किरण बेदी को अगर लड़ना था तो अगर वो नई दिल्ली से लड़ती तो जो है कि लगता कि एक बहुत भारी चैलेंज आ रहा है, और बीजेपी जो है कि जैसे केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया, जैसे शीला दीक्षित को किया था, केजरीवाल को कंटेन कर लेती। दूसरा जो है कि जो केजरीवाल ने जब इनको ललकारा कि एक डिबेट होनी चाहिए थी, तो इनको डिबेट को स्वीकार करना चाहिए था और डिबेट आमने सामने होकर पूरे चार्जेस और काउंटर चार्जेस क्लियर करती और अपनी इमेज को ठीक करती। तीसरी बात यह है उन्होंने आते सार जो है लोगों को जो है जो बीजेपी के जो जैसे आप बता रहे थे 15-16 साल से लोग काम कर रहे थे, उनके ऊपर अपना जो है प्रभाव डालना शुरू कर दिया, उनके ऊपर असर्ट करना शुरू कर दिया, और उनको जो है कि ऐसा लगना महसूस शुरू हो गया है कि जैसे उनके ऊपर से थोपा गया है। तो जो इस्टेब्लिश लीडरशिप जो दिल्ली की जो थी, जो 15 साल से या 16 साल से ये पावर से दूर रही थी,
इस कारण से रही थी क्योंकि मदनलाल खुराना के साथ बीजेपी ने 1998 में ठीक सलूक नहीं किया था, उस कारण से वो कभी बीजेपी बहुत अच्छा दोबारा आ नहीं पाए। हाँ। तो अब जो है कि अगर बीजेपी की एस्टेब्लिश लीडरशिप के साथ बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने फिर से दिल्ली में इस तरह का किया है तो उसका बुरा असर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन मेरा मानना है कि किरण बेदी को कृष्णनगर भेजकर एक ऐसा संकेत भी दिया गया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो पिछली बार चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, कि दिल्ली के एस्टेब्लिश लीडर्स की हर उस पे जो है, जो नई बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है, अपनी छाप डालना चाहती है और किरण बेदी को वहां पे लड़ा रही है। डॉक्टर अनिल जैन होंगे हमारे साथ कुछ देर में, तो हम उनसे अनिल जैन साहब आप हैं, साहब आशीष खेतान है मेरे साथ, जेपी अग्रवाल है। क्यों ये विरोध दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में? आप तो किरण बेदी को लाए तो विरोध तो नहीं होना चाहिए, क्यों दिख रहा है ये? नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी में जब पार्टी का जनाधार बढ़ता है, जब पार्टी की ये लग रहा है कि पार्टी चुनाव में जीतने वाली है और एक जगह पर कई योग्य उम्मीदवार होते हैं, तो जो योग्य उम्मीदवार रह जाता है वहां पर थोड़ा सा डिसकंटेनमेंट होता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है और उसका कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रस्फुटन होता है। ये कोई बहुत छोटी मोटी बात है। नहीं, अनिल जैन जी 15-16 साल से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, ये संघ का गढ़ है, आप और हम सब जानते हैं, इस पार्टी को बहुत वर्षों से मैंने करीब से देखा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अब वो महसूस कर रहे हैं नजरअंदाज, वो उनको लग रहा है भाई अमित शाह मोदी राज में हम तो निगलेक्टेड हैं, क्योंकि वो तो किरण बेदी को ले आते हैं लास्ट मिनट पे, चुनाव होने से कुछ ही दिन पहले वो किरण बेदी को ले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने ना कि हरियाणा में चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार डिक्लेयर किया, जिसने ना कि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार डिक्लेयर किया, दिल्ली में आप कर देते हैं और वो भी किरण बेदी को। तो क्या ये लोगों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराज होने की वजह ना हो? टिकट मिले नहीं मिले वो अलग मसला है, हम सब जानते हैं, हमने बहुत सियासत देखी है कि टिकट नहीं मिलता है तो धरने प्रदर्शन होते हैं पार्टी ऑफिसेज में, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। देखिए ऐसा है अभिज्ञान जी, पार्टी का जब चुनाव होता है और किस प्रदेश में चुनाव है, उस प्रदेश की परिस्थिति के अनुसार स्ट्रेटजी बनाती है पार्टी। कोई सेट नॉर्म नहीं है कि यहाँ पर हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करके जाएंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे। हमारे राजस्थान में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री डिक्लेयर होकर गई, हमारी सरकार नहीं थी, और जहां हमारी सरकार थी वहां पर शिवराज जी मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर होकर गए, रमन सिंह जी गए, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डिक्लेयर होकर चुनाव लड़ा। तो जगह जगह ऐसा होता है, कई उत्तराखंड में पहले भी हमने बगैर मुख्यमंत्री डिक्लेयर हुए चुनाव लड़ा, उससे पहले झारखंड में मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा, हम हिमाचल में हमने प्रेम कुमार धूमल को 7 दिन पहले मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया था चुनाव डिक्लेयर होने के बाद। तो ये कोई परिस्थिति जन्य होता है और जिस राज्य में चुनाव है उसकी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इसका कोई सेट नॉर्म नहीं होता। ठीक है, इसका कोई सेट नॉर्म नहीं होता, लेकिन किरण जी की बात है। हाँ, नहीं, इतना विरोध क्यों हो रहा है भाई? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं। मैं मान गया आपकी बात की कोई सेट नॉर्म नहीं होता, बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ये विरोध के स्वर इतने ज्यादा क्यों नजर आ रहे हैं? क्या सारे बीजेपी के पुराने नेता आज किरण बेदी के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल सारे नेता किरण बेदी जी के साथ हैं और किरण बेदी का कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का सार्वजनिक जीवन का अनुभव नहीं है। 40 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, इतने सालों से वो सामाजिक और क्षेत्र में काम कर रही हैं, सेवा के काम कर रही हैं, सारा देश और दुनिया उनको जानती है। किरण बेदी की कोई शख्सियत नहीं है और किरण बेदी की शख्सियत से कोई आदमी नावाकिफ नहीं है, इसलिए ये पार्टी का फैसला होता है। इसमें पार्टी के जब संसदीय बोर्ड ने बिल्कुल से बात है, किरण बेदी की शख्सियत हमारी बिल्कुल से बात है, किरण बेदी की शख्सियत कोई नहीं है। हाँ, बस वो बात अब नहीं हो गई कि वो राजनीति में आ गई, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के कार्यक्रमों में पता नहीं कितनी बार उन्होंने कहा था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी, तो बस यही बात नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में आ गए। ऐसे एक बार अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि बच्चों की कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर वो हिसार के चुनाव में आधी राजनीति में आए थे, उसके बाद पूरी राजनीति में आ गए। तो ये तो देश इन लोगों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें जानना चाहिए ना लोगों को, कम से कम। डॉक्टर अनिल जैन मुझे पता है कि पॉलिटिक्स में है, कल को न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं हो जाएंगे डॉक्टर अनिल जैन, ये मुझे मालूम है,
लेकिन किरण बेदी जी के बारे में मुझे नहीं पता। हो सकता है ये चुनाव लड़ने के बाद वापस सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए वो। नहीं, देखिए एक बात अभिज्ञान जी, किरण बेदी ने पिछले लोकसभा चुनाव में मेरी स्वयं बात हुई, और मैं 5 मार्च की बात बता रहा हूं, 5 मार्च 2014 की। 8 मार्च को नरेंद्र भाई एक कार्यक्रम करने वाले थे वुमेन्स डे पर, और किरण जी से मेरी स्वयं बात हुई थी। उनको मैंने पार्टी में आने का ऑफर दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि अनिल जी अभी मुझे लगता है कि वक्त इसका नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के उनकी प्रशंसक हूं, और मैं उनके इस कॉज के लिए और राष्ट्र कार्य के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ दूंगी। और मेरे पास वो SMS 5 मार्च 2014 का है। तो उन्होंने तब भी कहा था, और आपके पास लोकसभा देश चुनाव के पास में नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपके पास कोई SMS है तो हम क्या करें, हमारे पास भी बड़े SMS आते हैं। अनिल जी देश के पास नहीं है ना वो SMS। देश के पास मेरे बता दिया मेरे और आपके माध्यम से। अरे अनिल जी, मेरे और आपके माध्यम को बता मेरे आपके माध्यम से देश के पास पहुंच रहा है। हाँ, नहीं आप मेरे माध्यम से अब आप पहुंचा रहे हैं ना, क्योंकि दिल्ली का चुनाव आ गया। आशीष खेतान, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कुछ समय पहले तक हमारा एक ही क्या बोलते एक ही दिशा में थे, अब आपका दिशा परिवर्तन हो गया, अब आप नेता हो गए। मेरा पॉइंट यहां पर यह कि बहुत सारे लोगों से मैं मिल रहा हूं, घूमता हूं, पूछता हूं, लोग कह रहे हैं भाई चुनाव दिल्ली का समझ में नहीं आ रहा है, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। तो लोग भी बड़ा कंफ्यूज है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल्ली में इस बार चुनाव में, अच्छा मुद्दे, मेरी सबसे बड़ी परेशानी है कि मुद्दे कतई भी नहीं नजर आ रहे हैं। खाली बात ये हो रही है कि क्या केजरीवाल किरण बेदी को मार देंगे, मतलब सियासी तौर पर, वो गलत न समझे, या किरण बेदी केजरीवाल पे भारी पड़ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है दिल्ली कहां है इसमें आशीष? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अभिज्ञान, एक अच्छे पत्रकार का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप देखें कि कम से कम आम आदमी पार्टी पर तो ये तोहमत नहीं लग सकती है कि मुद्दे कहां हैं। करीब 3 महीने पहले हमने एक मुहिम शुरू करी दिल्ली डायलॉग के नाम से, कि हम दिल्ली के हर वर्ग से, दिल्ली के हर क्षेत्र से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं पर संवाद होगा, उनसे समाधान भी जानना चाहेंगे, और फिर दिल्ली की जनता के सामने हल रखेंगे। हमने पहला संवाद युवाओं पर किया 15 नवंबर को, जहां पर एक एजेंडा निकल कर आया कि दिल्ली में पिछले 15 सालों से कॉलेजेस नहीं बने हैं, तो हम 20 नए कॉलेजेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसकी रूपरेखा भी तैयार करी। दिल्ली में दिल्ली स्किल मिशन बनाएंगे, जो बहुत लंबे अरसे से वो प्रपोजल पेंडिंग है। दिल्ली में पूरे शहर में वाईफाई करेंगे। एजुकेशन गारंटी स्कीम लेकर आए कि हर छात्र को गारंटीड लोन मिलेगा बिना किसी कोलैटरल के। उसके बाद फिर महिलाओं के ऊपर संवाद किया हमने कि महिलाओं को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके लिए हमने 10 सूत्री कार्यक्रम रखा, जहां पर हमने ये सुझाव रखा कि जो 7000 होमगार्ड हैं दिल्ली में, जो आज बड़े अफसरों के घर में सब्जियां लाने का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देके मार्शल के तौर पे डीटीसी बसेस पे हम तैनात करेंगे, सीसीटीवी कैमरेस लगाएंगे, सुरक्षा बटन लेकर आएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। हमने पिछले 3 महीने से दिल्ली के चुनाव सिर्फ दिल्ली के मुद्दों पर लड़ने की कोशिश करी है। हमारी पूरी कैंपेन में, हमारी होर्डिंग्स में, हमारे प्रचार में, हमारे भाषणों में हम सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 करोड़ 80 लाख की जनता दिल्ली में है, और उनके लिए सिर्फ 10,200 हॉस्पिटल बेड हैं सरकारी अस्पतालों में। इनको बढ़ाकर हम 40,000 तक ले जाना चाहते हैं। पिछले 8 सालों में दिल्ली में सिर्फ 300 स्कूलों की वृद्धि हुई है, हम 500 नए स्कूल खोलना चाहते हैं। इसी तरह पानी, आज दिल्ली में 12 लाख घरों में पानी नहीं आता है, पाइप वाटर कनेक्शन नहीं आता है। 35,000 करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में दिल्ली की सरकार ने खर्च किए हैं। आशीष, आपने अपना मैनिफेस्टो गिना दिया, अच्छा पॉइंट है, लेकिन लोग ये नहीं भूल पाते कि हाँ आशीष, लोग ये नहीं भूल पाते कि इसी वजह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके जब भागे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने उनको भगौड़ा करार दिया गया, और बाद में केजरीवाल साहब की मजबूरी हो गई कि वो रेडियो पे विज्ञापन करने लगे ये समझाने के लिए कि मैं भगौड़ा नहीं हूं। तो यही तो सारी समस्या। जेपी अग्रवाल साहब कांग्रेस के सीनियर, जी हाँ, मैं इसका जवाब छोटा सा दे दूं अभिज्ञान, छोटा सा जवाब दे दूं इसका प्लीज। ये हमसे बहुत भारी भूल हुई, ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी कि हमने इस्तीफा दिया बिना जनता से पूछे। हमें लगा कि एसएमएस सर्वे करवाए थे उससे केजरीवाल साहब और आपकी पार्टी ने, टेक्नो सेवी पार्टी है जो आप लोगों का ऑफिशियल स्टैंड था वो था कि एसएमएस सर्वे करवाया था आप लोगों ने, तो एसएमएस पे दिल्ली ने आपको बता दिया था कि अब आप सरकार बना लीजिए, और फिर पता नहीं मुझे कौन से एसएमएस पे दिल्ली ने आपको बताया कि आप सरकार छोड़ दीजिए। जैसे अनिल जैन जी को किरण बेदी ने 5 मार्च को एसएमएस करके बताया था कि वो बीजेपी आना चाहती है। मुझे नहीं पता था,
आज मुझे आज कौन सा दिन है? 21 जनवरी। सरकार छोड़ने से पहले हम दिल्ली की जनता के पास नहीं गए, उनसे संवाद नहीं किया, उनके साथ राय मशवरा नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी जब इनको अपने मतलब के डिसीजन ले लेते थे, संवाद से जनता को तय कर लिया कि वो हमारी ठीक है। आशीष, मैं जेपी अग्रवाल साहब को समय नहीं दे पाया, मुझे बहुत खराब लग रहा है। बहुत वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस के। जेपी अग्रवाल साहब, मैं उनको समय देना बहुत आवश्यक है। आपको क्या लगता है, आपकी गलती भी मानी जाती है किसी केजरीवाल को समर्थन देने की, बाद में आपका रिश्ता टूट जाने की? आपको लगता है कि 15 साल राज करने वाली कांग्रेस को दिल्ली की जनता थोड़ा भी मौका देगी इस बार? मुझे लगता है जरूर देगी, और उसका कारण ये है कि अगर हमारे 3 जो उम्मीदवार हैं, अजय माकन है, किरण बेदी हैं, केजरीवाल हैं, उनमें से 2 बिल्कुल सियासत में नए हैं, जिनको किसी का तजुर्बा नहीं है, जो दिल्ली के बारे में जानते नहीं है, दिल्ली की समस्याओं के बारे में नहीं जानते, और ये कह रहे हैं हम लोगों से पूछ के उन चीजों का हल करेंगे। जिन चीजों का ये वायदा कर रहे हैं, सर मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इनको मालूम है कि दिल्ली का बजट कितना है? और जिन चीजों का वायदा कर रहे हैं उसके बाद ये बजट कितना हो जाएगा? तैयार हूं आपसे। जो कह रहे हैं कि हम 200 हॉस्पिटल खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, क्या इनको मालूम है उसका खर्चा कितना होगा? क्या इन्हें मालूम है कि 40,000 करोड़ का आज का जो बजट है, उसके अंदर हमें दिल्ली में किन किन चीजों के बारे में काम करना है? अनिल जी, सर खतान जेपी अग्रवाल साहब को बोलने दीजिए। अभिज्ञान जी, हाँ, अभिज्ञान जी, हाँ बोलिए जेपी अभिज्ञान जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस तरह की तू मैं का आदि नहीं हूँ। नहीं, मैं भी नहीं करवाता। जो समय मेरे सारे पैनलिस्ट जो आते हैं, मैं उस टाइप का कार्यक्रम करता भी नहीं। खत्म कर बोलिए सर। हाँ, तो सवाल ये है कि हमने इनको जो समर्थन दिया था उसकी वजह ये थी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे करे। वो वायदे ये करे कि हम कांग्रेस ने दिल्ली में कुछ नहीं करा और हम ये काम कर देंगे, कांग्रेस गलत है। हमने इन्हें मौका दिया कि आप हमें गलत साबित करें। आप वो काम करते जिन कामों का आपने वायदा करा था। आपने दिल्ली में कहा कि हम बिजली के रेट आधे कर देंगे। माफ करना, बुला के पूछ ले दिल्ली वालों से, क्या इन्होंने रेट आधे कर दिए? पानी फ्री कर दिया? 500 स्कूल बनाने के लिए कोई बजट पास करा इन्होंने? 200 हॉस्पिटल बनाने के लिए बजट पास करा कोई? जिस तरह के वायदे इन्होंने करे, वो वायदे 100% झूठ पर आधारित थे, जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे, इसलिए छोड़ के भाग गए। अब मैं एक और कहता हूं, ये छोड़कर भागे किस विषय पर? लोकपाल बिल पर। सही बात ये है। बिजली के बिल आधे करने पर छोड़कर नहीं भागे। ये दिल्ली वालों को सहूलियत देने के लिए, कोई काम करने के लिए छोड़कर नहीं भागे। इनको लगा अब हम फंस गए, हमारी गर्दन फंस गई, तो इसलिए छोड़ के भाग गए।